हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर। संगठनात्मक व्यवहार के मॉडल हैं। तो संगठनात्मक व्यवहार के टोटल आपके 4 मॉडल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्राइमरली रिफर्स टू। संगठनात्मक व्यवहार प्रारंभिक रूप से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से, यानी कि समन्वय एवं नियंत्रण से। जो भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं व्यवसाय में, उसका समन्वय करना। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू टीम कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। टीम की अवधारणा को संदर्भित करता है जो कर्मचारियों और नियोक्ता के पारस्परिक योगदान पर आधारित है। यानी कि कौन सा मॉडल है जो इन दोनों पे के कंट्रीब्यूशन की बात करता है, उस पे उसको समझाता है। तो वो है आपका कौन? कॉलेजियल। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज। संगठनात्मक व्यवहार क्या है? तो वो कला और विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट है, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क नॉट द पावर ऑफ मनी। यानी कि नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि पैसे की शक्ति। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कस्टोडियल से, अभिरक्षा। Which of the following framework is used to create overall framework of organizational behavior? संगठनात्मक ढांचा को तैयार करने के लिए किसका सहयोग लिया जाता है? तो इसमें ये तीनों सहयोग करते हैं। कॉग्निटिव हो गया आपका, बिहेवियरिस्टिक हो गया एंड सोशल लर्निंग। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड डैश इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। जो अभी हम लोगों ने तीनों ढांचे देखे हैं, वो किससे किससे संबंधित है? यहाँ पे किसी दो के बारे में बोला है कि कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण से संबंधित है और कौन सा ऐसा है जो व्यक्ति के विचार एवं उसके प्रत्याशा से संबंधित है। तो जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होता है, यानी कि व्यवहारवादी अवधारणा, वो इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में जैसी चीज़ें होंगी हम वैसा व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग व्यवहार करते हैं। और कॉग्निटिव में क्या होता है, हमारे पास जो ओपिनियंस हमारे हैं और किसी से जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित, हमारी जो प्रत्याशा है उससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्लीलैंड ने। हाइजीन फैक्टर किसने दिया था? तो हर्जबर्ग ने दिया था। हाइजीन फैक्टर को ही एक नाम से जानते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी, द्विघटक सिद्धांत। नेक्स्ट है, इक्विटी थ्योरी, समता सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था एडम ने। और जेट थ्योरी किसने दिया था? विलियम जी आउची ने दिया था। अगर इनका नाम नहीं दिया रहता है और उर्विक का नाम दिया रहता है तो वो भी सही है। विलियम जी आउची की जगह जेट थ्योरी, उर्विक अगर है तो वो भी सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर। संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं? तो वो पीपल, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइट इज राइट इज मोटो ऑफ। यानी कि कौन से मॉडल में जो लीडर है वो ये सोचता है कि मैं ही सही हूं? तो ये होता है ऑटोक्रेटिक, यानी कि निरंकुशवाद। जो नेतृत्व होता है उसके अंतर्गत जो लीडर होता है वो ये सोचता है कि जो हम डिसीजन देंगे वो हमारे सबऑर्डिनेट्स उसी को फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेनेंस फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्षण कारक है? तो जो हर्जबर्ग की थ्योरी थी वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हाइजीन फैक्टर, जिसको एक और नाम से जानते हैं मेंटेनेंस फैक्टर, और एक होता है मोटिवेटिंग, यानी कि
कुछ तत्व ऐसे होंगे जो हमारे जॉब से रिलेटेड हैं। जैसे अगर हम जॉब करने जाते हैं तो प्रत्याशा रहती है कि जो वर्किंग इन्वायरमेंट होगा वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, जो वहाँ के लोग होंगे उनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। तो ये सब किस में आता है? हाइजीन फैक्टर में आता है। अगर ये ना रहें तो हम लोग कैसा फील करेंगे? डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, यानी कि असंतुष्ट महसूस करेंगे। वहीं पर ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अभिप्रेरण तत्व, अगर ये रहते हैं जॉब में तो एक व्यक्ति और इम्प्रूव करके काम करता है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है जॉब सिक्योरिटी, ये हमारी जॉब से संबंधित है, यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर है। बाकी ये जो तीनों हैं, लोगों को अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या अचीवमेंट मिलता है, तो ये सब किससे रिलेटेड हो जाता है? मोटिवेशन से। लोग मोटिवेट होकर के और एक्स्ट्रा काम करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेंसी, इंसेंटिव्स एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा प्रोत्साहन, प्रत्याशा और मांग पर संबंधित या आधारित है? तो ये होता है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव अप्रोच। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या कहता है? जिस तरीके का इन्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेंगे, जैसा हमको एक्शन मिलेगा वैसा रिएक्शन रहेगा। और सोशल लर्निंग मतलब क्या होता है कि जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी इज बेस्ड ऑन। जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है, निरंकुश मॉडल है, वो किस पे संबंधित है? तो वो संबंधित है या उससे आधारित है शक्ति पर। धन, ये किससे रिलेटेड है? कॉलिजियल से। सपोर्ट किससे संबंधित है? ये है सपोर्टिव मॉडल। और पावर है निरंकुश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार से कौन सा संबंधित नहीं है? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक अभिन्न अंग है, ये संबंधित है। इट इज़ अ डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये एक डिसिप्लिनरी अप्रोच ना होकर के इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, यानी कि कई सारे अलग अलग विषयों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमी को भी उसके अंदर हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद और मानव शास्त्र हो गया, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर के चलते हैं, किसी एक डिसिप्लिन को लेकर के नहीं चलते हैं। और इसके अंतर्गत व्यवहार का विश्लेषण भी किया जाता है और ये गोल ओरिएंटेड होता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, बस ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है, डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटीज़। जब हम अलग अलग समाज में संस्कृति और प्रथाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। और किसी पर्सन के बिहेवियर को जब जानते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी। मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पावर जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। और व्यवहार मतलब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड बाई। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइको एनालिटिकल थ्योरी। मानव विश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो मानव विश्लेषण सिद्धांत में 3 अहम के बारे में बात किया गया था। सबसे पहले इड, आईडी, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम था। ईगो मतलब अहम, और एक होता है सुपर ईगो, परम अहम। लेकिन इसमें सोशल ईगो की बात नहीं की गई है, सामाजिक अहम नहीं संबंधित है इससे। नेक्स्ट है, हाथोन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इवोल्यूशन। यानी कि जब हाथोन एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वो संगठनात्मक व्यवहार के विकास के किस चरण से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपके मानव संबंध से, ह्यूमन रिलेशन में। और ये किसने किया था हाथोन एक्सपेरिमेंट? आई होप आपको ये आंसर पता हो। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एग्जामिन्स सच क्वेश्चंस as the nature of leadership, effective team development and
डैश। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र ऐसे प्रश्नों की जांच करता है जैसे नेतृत्व की प्रकृति कैसी है, प्रभावी टीम, उसका विकास और किससे संबंधित है। तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, संगठनात्मक नियंत्रण एवं संघर्ष प्रबंध, अंतर्व्यक्तित्व विरोध, क्रांति एवं विश्लेषण, अभिप्रेरणा एवं नियोजन या नियोजन एवं विकास। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है तो उसमें आप लीडरशिप किसी पर्सन से संबंधित ना होकर के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल यानी कि संगठनात्मक नियंत्रण, और उसके साथ साथ जब संगठन में कई सारे लोग मिलेंगे तो उनके बीच में संघर्ष होना यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होना, दोनों लोगों में मन मुटाव होना आम बात है। तो उसको मैनेज करने का काम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज स्टडी ऑफ डैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक व्यवहार में अध्ययन किया जाता है किसका, मनुष्यों का, नियोक्ता का, कर्मचारी का, मानव व्यवहार का। तो इसमें ह्यूमन के बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन इन ओबी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कौन सा अनुशासन इससे संबंधित नहीं है, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी ये संबंधित है, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिजियोलॉजी इससे संबंधित नहीं है। फिजियोलॉजी मतलब होता है कि विज्ञान का वो भाग जिससे हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से मूव करते हैं, उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बिलीव्स, एटीट्यूड, ट्रेडिशन एंड एक्सपेक्टेशंस विच आर शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स इज कॉल्ड। विश्वास, दृष्टिकोण, परंपरा एवं अपेक्षाएं जो समूह के सदस्यों द्वारा साझा की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप नॉर्म्स। यानी कि जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसमें आप किस तरीके के बिलीव्स रखते हैं, कैसा आप एक दूसरे के प्रति आप लोग की अभिवृत्ति रहती है, कौन से परंपरा का पालन करते हैं, वो आपका ग्रुप नॉर्म होता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है और ये संबंधित है आपका लाइफ पोजीशन से यानी कि जीवन स्थिति से। तो अब ये जीवन स्थिति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था फ्रैंक अर्न ने, ERNT इन्होंने दिया था, और इनका ये जो लाइफ पोजीशन है वो बेस्ड था एरिन बर्न के ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था ओके। एरिन बर्न ने क्या दिया है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस दो चीज़ें हैं। तो उसमें से जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है एरिन बर्न का है। उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो वो बॉर्न होता है विद ओके, मतलब हर एक चीज़ अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, सामने वाले अच्छे हैं। तो उसी को जब फ्रैंक अर्ट ने अपने कॉन्सेप्ट में यूज किया था लाइफ पोजीशन वाले कॉन्सेप्ट में, तो इन्होंने चार चीज़ें बताई थी उसमें कि आई एम ओके, यू आर ओके। यानी कि जब व्यक्ति खुद में भी विश्वास रखता है और दूसरे में भी विश्वास रखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्फ्रंटिंग कहते हैं, यानी कि आमने सामने आना, मुकाबला करना। एक होता है आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, मतलब एक व्यक्ति टास्क ऑब्सेसिव है, यानी कि वो अपने काम को बस करना चाहता है, किसी भी तरीके से काम हो, सामने वाले पे वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है, वो उसको लगता है कि उस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट होता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यानी कि एक ऐसा लाइफ पोजीशन होता है जिसमें हम दूसरे पे आश्रित रहते हैं। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस चीज़ को ठीक से नहीं कर सकता हूँ, सामने वाला ही इसको ठीक से कर सकता है। तो ये होता है डिपेंडेंट का सिचुएशन। और एक लाइफ पोजीशन ऐसी आपकी होती है जहाँ पर आप ना ही सामने वाले पे विश्वास रखते हैं ना ही खुद पे विश्वास रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विड्रॉन, यानी कि वापस ले लेना, जो भी कार्य है ना मैं कर पाऊंगा ना इसको कोई और भी कर पाएगा। तो चारों लाइफ पोजीशन से रिलेटेड आपके एक आध दो MCQs बन सकते हैं। सबसे पहला MCQ यही कि लाइफ पोजीशन को किसने दिया था, फ्रैंक अर्ट ने दिया था, और ये चारों स्टेटमेंट आई एम ओके, यू आर ओके, ये किससे संबंधित है आपका। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत अधिक क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना आपको मिल सकता है उतना क्वेश्चन बता दूं, बट आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलता है आप पढ़ते रहिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी आर कैरेक्टराइज्ड एज डैश फैक्टर्स, यानी कि ये भी आपका संबंधित है हर्ट्जबर्ग के थ्योरी से ही। इसमें क्या बोला गया है कि कंपनी का जो नियम कानून है उसमें जो पारस्परिक संबंध है, काम करने की हमारी स्थिति है, सैलरी है, ये सब किससे संबंधित है? हाइजीन फैक्टर से संबंधित है, उपलब्धि से है, प्रेरणा से है या विकास से है। तो अगर आपको प्रीवियस वाला एकदम अच्छे से याद होगा कॉन्सेप्ट, तो हम लोग उपलब्धि की बात किस में करते हैं? मोटिवेशन में। लेकिन हाइजीन में क्या होता है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमको वेतन कैसा मिल रहा है, ये सब हाइजीन फैक्टर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एटीट्यूड। इसमें तीनों एटीट्यूड के बारे में बताया गया है और ये अलग तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। दृष्टिकोण से संबंधित बताइए कौन सा सही है। सबसे पहला कौन सा एटीट्यूड है जो ये कहता है, कौन सा एटीट्यूड आपका आपके ज्ञान पर, आपकी राय, आपकी जानकारी पर आधारित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कहते हैं। जैसे आपका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर था वो इंफॉर्मेशन पे, एजम्पशंस पे बेस्ड था, वैसे ही जो एटीट्यूड होता है, जब भी नॉलेज की बात आती है, ओपिनियन की बात आती है, विश्वास की बात आती है, तो आप आंख बंद करके कॉग्निटिव पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, जब हमारे सेंटिमेंट्स की बात आती है, हमारी भावनाओं की बात आती है, तो वो कौन सा कहलाता है एटीट्यूड? आपका अफेक्टिव एटीट्यूड, यानी कि भावनात्मक अभिवृत्ति। उसके बाद तीसरा एटीट्यूड होता है कि जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल एटीट्यूड, यानी कि व्यवहारिक अभिवृत्ति। ऑल ऑफ द अबव, इसमें इन तीनों स्टेटमेंट में तीनों एटीट्यूड के बारे में समझाया गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इज द डेफिनेशन ऑफ, यानी कि किसी व्यक्ति के विशेषताओं और गुणों का संयोजन, किसी व्यक्ति की जो विशिष्ट चरित्र है वो उसका निर्माण करता है। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? तो जब हम लोग किसी पर्सन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो संबंधित है आपका व्यक्तित्व से, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी से। नेक्स्ट है, इन जौहरी विंडो मॉडल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर्स नो इन ग्रुप बट यू विल अनअवेयर ऑफ इट इज नॉन एज। जौहरी विंडो का मॉडल आपको याद होगा, उसमें चार बॉक्सेस हैं, जिसमें एक होता है ब्लाइंड सेल्फ, अनअवेयर, हिडन और ओपन। तो कोई भी ऐसा एरिया जो सबको पता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन, यानी कि नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, दोनों है, यानी कि आप भी जानते हैं और अदर भी जानते हैं। हिडन मतलब क्या होता है? ना आप जानते हैं, हिडन में क्या होता है? आप तो जानते हैं लेकिन किसी और को ये पता नहीं चलने देते हैं, यानी कि नोन बाय योर सेल्फ बट नॉट बाय अदर्स। और अननोन मतलब क्या होता है? ना ही आप जानते हैं ना ही कोई भी जानता है, और कोई भी ऐसा जो अदर्स तो जानते हैं लेकिन आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड सेल्फ। समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट इन जौहरी विंडो। यहाँ पर वही चारों एक्सप्लेनेशन है कि जौहरी विंडो में ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है आपका, बस यहाँ पे स्टेटमेंट को अलग अलग करके दिखाया गया है, आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। तो ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या है कि अदर्स तो जानते हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये कहाँ पे है? द इंफॉर्मेशन नोन बाय अदर्स ओनली, ये ब्लाइंड स्पॉट है आपका। इंफॉर्मेशन नोन बाय ऑल किससे संबंधित है? ओपन से। इंफॉर्मेशन सेकेंड वाला पॉइंट नोन बाय ओनली यू, जब सिर्फ आप जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिडन कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ स्वयं। और एक है कि सिर्फ कोई भी नहीं जानता है, आपके अंदर वो क्वालिटी तो है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अननोन, यानी कि कोई अभी तक उसको पहचान भी नहीं पाया है, आप भी नहीं और अदर्स भी नहीं। नेक्स्ट है 1943 में आवश्यकता श्रृंखला सिद्धांत किसने दिया है?
तो ये मैनेजमेंट पढ़ने वाले हर एक बच्चे को पता होता है। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने। इतनी बार ये पहाड़ बना करके आपने पढ़ लिया होगा कि एकदम अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है, नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन एंड प्रोग्रेशन। कौन सी थ्योरी संतुष्टि और प्रगति पर आधारित है? तो वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। आप एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं, सेकंड स्टेज पे चढ़ जाते हैं, फिर थर्ड पे, फिर फिफ्थ पे, मतलब फोर्थ और फिफ्थ पे। और जो एल्डरफर की थ्योरी है, यानी कि ये ERG थ्योरी, ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक होता है आपका प्रोग्रेशन और एक होता है रिग्रेशन। कोई भी व्यक्ति प्रोग्रेस कैसे करता है? जब उसकी एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता, फिर तीसरी आवश्यकता, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना। लेकिन जब पर्सन की एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है, यानी कि वो असंतुष्ट है, तो वो क्या करता है? जिस आवश्यकता पे है उससे आगे न जा करके वहाँ से पीछे आता है, पहले अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो प्रोग्रेशन और रिग्रेशन वाली जो कॉन्सेप्ट है वो है एल्डरफर से रिलेटेड। सेटिस्फैक्शन और प्रोग्रेशन किससे रिलेटेड है? मैस्लो से। और 2 फैक्टर आप लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सराउंडिंग्स ऑफ द जॉब। इसका आंसर हमको लगता है बस याद हो गया होगा, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्वच्छता घटक। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ ERG। जो अभी इसके पहले एल्डरफर की थ्योरी आपने देखी, उसमें ERG का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, यानी कि अस्तित्व, संबंध एवं विकास। तो ये आपका मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी से कैसे संबंधित है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ERG थ्योरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एग्जिस्टेंस इन दोनों से संबंधित होता है, यानी कि बेसिक नीड और सिक्योरिटी से संबंधित। R किससे संबंधित होता है? जो इनका सोशल नीड था। और G किससे संबंधित होता है? ये जो लास्ट वाले 2 होते हैं, ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इससे संबंधित होता है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो ERG थ्योरी है उसमें मैस्लो के कौन से स्टेप से संबंधित है? वर्ड्स को थोड़ा सा इधर उधर करके आप समझ लीजिएगा बस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, डैश थ्योरी टेल्स दैट अ पर्सन इज लाइक टू कंपेयर देयर इनपुट एंड आउटपुट विद अदर। यानी कि कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे से अपने इनपुट और आउटपुट की तुलना करता है? तो वो है आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम ने सिद्धांत दिया था, तो उसमें वो बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ कंपैरिजन करते हैं कि मैंने जितना लगाया और उसके बदले मुझे जितना मिला, उसके साथ साथ मेरे साथ जो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है उसने कितना लगाया और उसको कितना मिला। वो जब कंपैरिजन करता है और उसे लगता है कि हम दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिली है, तो वो सेटिस्फाइड होता है। अगर उसको लगता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे कम मिल रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड होता है। क्वेश्चन है आपका, ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप फोकसेज ऑन। नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो ये फोकस करता है किसी पर्सन के क्वालिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि एक पर्सन कौन सी विशेषताएं रखता है जिससे वो नॉन लीडर पर्सन से अलग हो जाता है। जैसे अगर A लीडर है और B लीडर नहीं है, तो ट्रेड थ्योरी बताएगा कि अगर ये लीडर हैं तो इनके अंदर कुछ विशेष गुण हैं, तभी वो लीडर हैं। B के अंदर वो गुण नहीं था, इसीलिए वो लीडर नहीं है। नेक्स्ट है, फिडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी फोकसेज ऑन। जो फिडलर की, ये हिंदी इसका थोड़ा सा गलत है, फिडलर है। फिडलर का संयोगिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो सिद्धांत है परिस्थिति पर, यानी कि एक अच्छा लीडर तभी माना जाएगा, चाहे लीडर वो पर्सन माना जाएगा जो परिस्थिति के हिसाब से अपने डिसीजन को लेता है, अपने निर्णय को लेता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।